ऑन कर देगा चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बैठ जाओ, दिखेगा कम से कम। कन्फर्मल मैपिंग, ठीक है। यस सर। देखो कन्फर्मल मैपिंग में होगा क्या, वो थोड़ा समझने की कोशिश करना। जनरली मान लेते हैं ये तुम्हारे पास एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से मिला हुआ प्लेन जेड प्लेन है, ठीक है। देखो मान लो ये तुम्हारे पास डब्ल्यू प्लेन है, यू और भी का डब्ल्यू प्लेन है। अब मान लेते हैं कि यहाँ कोई कर्व है C1 और ये कर्व है मान लो C2, C1 और C2, ठीक है। मान लो ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाया, मान लो थीटा। कितना एंगल बनाया? थीटा। अब यहाँ भी जब तुम इस वाले पूरे कर्व को ट्रांसफॉर्म किए तो एक तो कर्व मान लो ऐसा कुछ बना, मान लेते हैं यहाँ भी बन सकता है, कोई जरूरी नहीं ऊपर ही बने, इसको नाम दे दे डब्ल्यू प्लेन। तो कर्व ऐसे भी बन सकता है, कोई जरूरी नहीं ऊपर ही बने, ऐसा भी कर्व बन गया। मान लो ये C1 डैश हो गया और ये C2 डैश, उसका इमेज हो गया। मतलब देख कट नहीं, ठीक है। अब इधर सुनो, तो ये किस डायरेक्शन में है हमारे पास? एंटी क्लॉकवाइज। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। तो मान लेते कि तुम एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे, कैसे घूमोगे? अब मान लेते हैं यहाँ अंदर एंगल है 45 डिग्री का, मान लिया 40 डिग्री है, तो यहाँ तो 40 डिग्री नहीं होगा, नहीं। एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो 45 डिग्री नहीं होगा। अगर तुम मान लेते हो क्लॉकवाइज चलते हो, सपोज दैट क्लॉकवाइज, तो मान लेते हैं यहाँ पर 40 डिग्री हो गया, ये भी 40 ये भी 40। तो देखो अगर मान लेते हैं कि तुमने एक कर्व को यहाँ पर ट्रांसफॉर्म किया, जितना एंगल यहाँ है उतना ही एंगल यहाँ हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो डायरेक्शन है, जो उसके सेंस है, एंगल बनाने का जो सेंस है, ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज, दोनों अलग है। तो अगर केवल आपका एंगल सेम रहे या यूं कह लो मैग्नीट्यूड भर सेम रहे आपका, तो हम ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस को, मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो हम ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस को ओनली आइसोगोनल बोलते हैं, आइसोगोनल ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है क्या? यही बात अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर एंगल जितना है, यहाँ भी एंगल रहा और सेम डायरेक्शंस में रहा, जैसे मान लेते हैं कि यहीं पर ऐसा बनाता, मान लो ये C1 रहता और ये मान लेते हैं C2 रहता, तो ये 40 डिग्री ऐसे घूमता है एंटी क्लॉकवाइज, समझ गए या नहीं समझे?
तो यहाँ पर क्या हुआ कि एंगल भी सेम है और डायरेक्शंस भी सेम है। तो इस तरीके की मैपिंग को हम लोग बोलते हैं कन्फॉर्मल मैपिंग। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा मैपिंग जब हम लोग जब कर्व को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसके बीच का बनने वाला एंगल और उसके डायरेक्शन दोनों सेम होते हैं तो हम उसको कन्फॉर्मल मैपिंग कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? यस सर। एनी डाउट? अब एक बात सुनो, इसके बाद जो नेसेसरी कंडीशंस आएगा थ्योरम वगैरह में उसको ध्यान से सुनो। नेसेसरी कंडीशंस क्या है वो ध्यान से सुनना। नेसेसरी कंडीशंस में ये कहता है कि मान लेते हैं कि अगर कोई कन्फॉर्मल मैपिंग होल्ड कर रहा है, ठीक है, तो उसका नेसेसिटी ये कहता है कि वो कहीं ना कहीं एनालिटिक फंक्शन होगा। मान लेते हैं तुम्हारे पास कोई फंक्शन है w=hz, ठीक, और वो कन्फॉर्मल मैपिंग को होल्ड किया। किसको होल्ड किया? कन्फॉर्मल। तो वो एनालिटिक फंक्शंस होगा और सफिशिएंट में एनालिटिक है तो वो फिर वो कन्फॉर्मल होगा। दोनों प्रूव करेंगे आने वाले समय में, दो थ्योरम। अगर फंक्शन एनालिटिक हुआ तो कन्फॉर्मल होगा, कन्फॉर्मल है तो एनालिटिक होगा। और एनालिटिक के लिए याद होगा कि एनालिटिक के लिए हम लोग क्या प्रूव करते हैं, तो सीधा सीधी अगर हम लोग कोची रायमन इक्वेशंस को अगर सेटिस्फाई कर देते हैं तो फिर वो सीधा सीधी हमारे पास कहीं ना कहीं वो हमारे पास एनालिटिक का गुण दे देगा। समझ गए या नहीं समझे? पहले कन्फॉर्मल में भी क्लियर है? हाँ। लिखो थोड़ा सा इसके बारे में। अच्छा एक बताओ, ये पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं। मान लो ये P पॉइंट है, इसको नाम देते हैं x0 y0, और ये पॉइंट मान लो और Q है और इसका नाम देते हैं u0 और v0। ठीक है, हम 2025 के ना 24 से हमने ये 12 लिखने वाले कुछ समय अभी ऐसा होगा। हाँ, इसके बाद लिखो कन्फॉर्मल मैपिंग। लिखो कन्फॉर्मल मैपिंग लिख करके ये फिगर दोनों को बना लो। ठीक है, ये फिगर बना लो, उसके बाद फिर कुछ काम करें।
सर क्या बोलते हैं, सेम डायरेक्शन और सेम क्या बोले थे, पॉइंट क्या बोले थे, सेम डायरेक्शन और नहीं, हम अपने से याद करने के लिए मतलब कुछ सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड ऑफ हो गया क्या? हाँ सर। लिखो, कन्फर्मल मैपिंग करके लिखो। इसी फिगर को लिखवा देते हैं। लेट एफ जेड बी, रुक जाओ नहीं लिखूंगा। लेट द अंडर ट्रांसफॉर्मेशन इसको लिखना u इज इक्वल टू यू एक्स वाई और v इज इक्वल टू वी एक्स वाई। लिखे, उसके बाद लिखना द पॉइंट दिस p x नॉट y नॉट इसको of the z plane be mapped into the point q u naught w naught of the w plane। ठीक है, बस फिगर को ही लिखवा रहे। लेट C1 एंड C2 इंटरसेक्ट एट पॉइंट P C1 and C2 intersect at point P be mapped respectively लिखे into the curve C1 dash and C2 dash लिखे intersect at point Q। फुल स्टॉप दे के लिखो। देन if the transformation is such that the angle at point P between curve C1 and C2 between curve C1 and C2 is the same angle at point Q between C1 curve C1 dash and C2 dash and same sense लिखना। सेंस जानते हो ना सर? SNC। हाँ सेंस। ठीक है, इज कॉल्ड कन्फर्मल मैपिंग।
आगे लिखो, थ्योरम लिखो। हेडलाइन देना, हेडलाइन पहले दे। नेसेसरी कंडीशंस फॉर FZ to represent conformal mapping. सर घर से कॉल आ रहा है। हेलो हेलो, हाँ मेरा पासपोर्ट का कोई बेड के नीचे देखो ना, उधर वाला। यार नीला में होगा। आप ट्यूशन जाओगे? ठीक ठीक, अगर उसका फोटो चले पास होगा तो मेरे पास है। वो एटीएम चाहिए, ठीक है देखो ना। ठीक है, थ्योरम करके लिखो। मैपिंग लिखे, ये हेडलाइन है। ठीक, अब थ्योरम करके लिखो। इफ W is equal to FZ represent a conformal mapping, ठीक है, मैपिंग या ट्रांसफॉर्मेशन दोनों लिख सकता है एग्जाम हॉल में, ऑफ ए डोमेन D स्मॉल capital in the Z plane into a domain D dash of the W plane, then FZ is an analytic function of Z. Analytic function of Z. ठीक, देखो क्या बोल रहा है, समझाते हैं। मान लेते हैं FZ रिप्रेजेंट है कन्फर्मल मैपिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन D to D डैश Z से लेकर W प्लेन में, तो FZ एनालिटिक फंक्शन होगा। देखो समझो, तभी बताया वही बात है। मान लो ये तुम्हारे पास है XY प्लेन है, यानी कि Z प्लेन समझिए, तो ये Z प्लेन हुआ और यहीं पर अगर देखोगे तो ये तुम्हारे पास W प्लेन हुआ। अब मान लेते हैं कोई कन्फर्मल मैपिंग को होल्ड कर रहा है, जैसा यहाँ वहाँ ऐसा ही, यानी एंगल भी हमारा सेम है और डायरेक्शंस भी सेम है। तो इन दिस केस ये जो फंक्शंस हमारे पास है वो कैसा फंक्शन होगा, एनालिटिक फंक्शन होगा। समझ रहे हो बात को? एनालिटिक प्रूव करना है तो बस हम कोची-रीमन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करवा देंगे, मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ से हम काम करेंगे। अब देखो इधर देखो, अब यहाँ से देखते हैं, वी हैव करके लिखते हैं। देखो u बराबर u ऑफ एक्स वाई का फंक्शन है और v बराबर हमारे पास v ऑफ एक्स वाई का फंक्शन है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखो एक बात सुनना, जब भी हमारे पास एक्स वाई प्लेन होता है, यहाँ समझो कोई कर्व है, मान लो ऐसे, तो कोई कर्व है तो मान लो एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो
तो अगर ये बहुत छोटा डिस्टेंस होता है तो इसको हम लोग ds कहते हैं, और ये वाला को dx और ये वाला को हम क्या कहते हैं dy। इतना पता है, और नहीं तो इसको भी खींच करके इसको dx और इसको dy करते हैं। हाँ। तो इससे we have क्या लिखेंगे, ds स्क्वायर इज इक्वल टू dx स्क्वायर प्लस में dy स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 मान के चलेंगे इसको। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एक बात और सुनो, अब इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर डेल सिग्मा नॉट, इसको डब्ल्यू प्लेन के लिए कर रहे हैं। डेल उल्टा है, टी है, टी वो 6 ये सिग्मा है, सिग्मा। अच्छा, कोई भी सिग्मा। तुम टी भी दे सकते हो, लो अगर दिक्कत हो रहा है तो टी दे दो। इसको डू यू स्क्वायर प्लस में डी वी स्क्वायर, इसको 2 में करेंगे डब्ल्यू प्लेन के लिए। हाँ। ठीक है, तुम चाहो किसके बारे में लिख सकते हो, ओयर करके, ओयर ds एंड dt आर स्मॉल आर्क लेंथ ऑफ कर्व्स इन z प्लेन एंड डब्ल्यू प्लेन। एंड w प्लेन रिस्पेक्टिवली। यस सर। ठीक है, इतनी बात। हाँ। अब जरा सा सुनना, एक बात जो तुम बताना चाह रहे। मान लेते हैं कि अगर तुम du लिखते हो तो du को लिखने का तरीका हम बताएं कि डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई, और यहाँ से dy लिख सकते हैं, है ना। एंड क्या, अगर हम v के लिए अगर लिखें तो डेल v इज इक्वल टू डेल v अपॉन में डेल एक्स एंड डी एक्स प्लस में डेल v अपॉन डेल वाई, और यहाँ से dy। ये समझ गए। हाँ। इन जेल जाकर के इसमें पुट कर देंगे। तो अगर हम यहाँ से चलें फ्रॉम 2 से, फ्रॉम इक्वेशंस 2, हाँ। तो 2 से चलेंगे तो यहाँ डायरेक्ट डालोगे तो यहाँ हो जाएगा dt का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल यू का वैल्यू कितना, इतना हाँ। रखो, डेल यू अपॉन में डेल एक्स dx प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई dy का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर डालो इसको डेल v अपॉन में डेल x dx प्लस डेल v अपॉन डेल y, और यहाँ से dy और इसका होल स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग है, तोड़ो इसको अलग अलग, a प्लस b का होल स्क्वायर में डेल u बाई डेल x का होल स्क्वायर इनटू dx का स्क्वायर, ये होगा। हाँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्लस में अगर इसको तोड़ोगे तो डेल u अपॉन में डेल y का होल स्क्वायर और dy का स्क्वायर, प्लस में 2 इंटू ए भी होगा। यस सर। तो 2 इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई और dx इंटू dy होता है। यस सर। इसको तो प्लस करके तोड़ो, इसी में प्लस करके आएगा तो क्या डेल v अपॉन डेल x का होल स्क्वायर प्लस dx डेल, अच्छा dx2 यहाँ रहेगा ना। हाँ। dx स्क्वायर फिर डेल v अपॉन में डेल डेल y y का का होल होल स्क्वायर स्क्वायर फिर डेल dy y स्क्वायर प्लस में 2 डेल u नहीं 2 डेल डेल v v अपॉन डेल x हाँ। डेल v अपॉन डेल y y और dx और dy हो जाएगा। Yes, समझ गए। हाँ। देख लेते हैं, कट पिट नहीं रहा है, ठीक है आ जाएगा। ठीक है, इतनी बातें ठीक है। हाँ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो एक बात सुनो, यहाँ पे हम साथ में लिख रहे हैं, यहाँ पे dt का स्क्वायर इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे ध्यान सुनो, जहाँ जहाँ dx ये वाला है ना उसको कॉमन निकालेंगे, तो अंदर में हमारे पास क्या बचेगा, वो देखो हमारे पास अंदर में क्या बचेगा, ये दोनों टर्म बचेंगे। हाँ। तो डेल u अपॉन डेल x का होल स्क्वायर प्लस डेल v अपॉन डेल x का होल स्क्वायर होल स्क्वायर है ना। हाँ। और फिर क्या बचेगा, डेल u डेल x ना, बाहर डेल x का स्क्वायर। डेल x 2 लिख सकते हैं प्लस अब इन डेल y दोनों से कर लो, डेल x डेल y इसको निकालो और 2 को बाहर निकाल दो, तो 2 हो गया, यहाँ आ गया डेल u अपॉन में डेल x डेल u अपॉन डेल y प्लस डेल v अपॉन डेल x और डेल v अपॉन डेल डेल y। y, ये आ गया। हाँ, और और प्लस में हमारे पास ये टर्म बचा है, तो हम इन दोनों से अगर कॉमन ले लें तो डेल u अपॉन में डेल y डेल y का होल स्क्वायर प्लस डेल v अपॉन डेल y का होल स्क्वायर होल स्क्वायर, और बाहर में डेल 2u डेल y2 ये बनेगा। ठीक है, इतनी बात। और सर वो दोनों में dx और dy जो आ रहा है, हाँ हाँ बिल्कुल,
dx और dy यहाँ छूट रहा है, इतना हम काम कर लिए। हाँ। ठीक है, इतना दूर तक नोट डाउन करो। खींचो। अब आगे देखो, देखो तो हम यहाँ से देखो dt स्क्वायर है, इसको थोड़ा देर के लिए हम e मान रहे हैं और dx का स्क्वायर कर दिए प्लस ये जितना भी टर्म है उसको f मान रहे हैं तो 2f dx dy और इसको f g मान रहे हैं, ये हो जाएगा dy2। समझ गए? तो यार करके लिख दीजिए ना, मान लो इसको इक्वेशन नंबर 3 मान रहे हो, यार करके लिख दो e बराबर क्या है, f बराबर क्या है, e बराबर del u अपॉन del x का होल स्क्वायर प्लस में del v अपॉन del x का होल स्क्वायर। ठीक है, f बराबर क्या है वो लिख लो, del u अपॉन del del u x, अपॉन del x, del u अपॉन del del u y अपॉन del प्लस y del v अपॉन del del x v अपॉन del x और del v अपॉन del y। ठीक है, फिर g बराबर इसको लिख लो, del u अपॉन del y का del u अपॉन del y का होल स्क्वायर प्लस del v अपॉन del y का होल स्क्वायर, ये लिख दिए। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जरा सा सुनना एक बात, अब हम ना कंपेयर करेंगे इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन नंबर 1 का यूज नहीं किए हैं, लेकिन जरा देखो ये और ये मैच कर रहा है, इसका मैच कर रहा है, इसका कुछ नहीं है तो हम जीरो मान करके चलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से लिखेंगे सिंस fz फॉर्म और कन्फर्मल मैपिंग। कैसा मैपिंग है हमारे पास? अब कन्फर्मल मैपिंग में एंगल भी सेम और डायरेक्शंस भी सेम, तो क्या ये दोनों चीज इक्वल होगा या नहीं होगा? होगा, तो हम यहाँ से इसी वजह से स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मान सकते हैं, dt स्क्वायर। अब ये दोनों इक्वल है तो कंपेयर कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड थर्ड क्या लिखेंगे बताओ? यहाँ से देखो e बराबर तो सीधा सीधी e बटा 1 लिख सकते हैं क्योंकि इसका और इसका कोएफिशिएंट 1। एक बराबर तो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे, क्योंकि 2f है तो f ही मान लो ना। मान लेते हैं यहाँ पर अगर तुम ऐसा करते हो, मान लो 2 into 0 into f करते हो तो या ऐसे कर लेते हो, मान लेते हैं तो 2 into dx dy into 0 कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 into समथिंग 0, तो वो बात आ रही है कि f बराबर से। अब यहाँ से देखो g का 1 होगा, g अपॉन 1 आ गया। ठीक है, इतनी बात। अब देखो हम इसका यूज करेंगे, एक बार तो इसका, एक बार इसका और एक बार उसका। समझ गए क्या इतनी बात? तो यहाँ से e का एक बार इसको उठा लो, एक बार इसको उठा लो और एक बार इसको उठा लो, तो एक बार फोटो खींचो, उधर से काम करेंगे। किधर से लिखना पता चला? इसको इसमें उधर से चले इस बार। ठीक है, अब देखो यहाँ से e बाई e इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं क्या? हाँ। अब देखो e का वैल्यू कितना है? del u अपॉन del x का होल स्क्वायर अपॉन del x का होल स्क्वायर प्लस del v अपॉन del y का, नहीं del x का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना बना? 1। और इसके बराबर लिखो f। पहले g का ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, g का लिखो, g का भी तो 1 ही है ना। यस सर। तो यहाँ से भी हमारे पास del u अपॉन del y का होल स्क्वायर प्लस del v अपॉन del y का होल स्क्वायर, y का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना? 1 और तीसरा में इसको लिख लो f0, इसको लिखो। हाँ, del u अपॉन del x into del u अपॉन del y प्लस del v अपॉन del x into del v अपॉन del y is equal to 0। समझ गए इतनी बात? हाँ। अब जरा सा सुनो, हम यहाँ पर ना कुछ पुट करके चलेंगे, हाँ। जिससे 1 आ जाए आंसर। ठीक है, तो इससे क्या होगा देखो, और एक बात और सुनो, जैसे हमारे पास ये आया था e by 1 is equals to f by 0 is equals to g by 1
1। तो हम इधर में कुछ एक्स्ट्रा क्वांटिटी इसको बैलेंस करने के लिए आर ले सकते हैं, आर नहीं तो तुम एच ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो इसको बैलेंस करने के लिए। हम सीधा सीधी एच लेके चले, ठीक है क्या? इतनी बात समझ लो। और नहीं तो एच स्क्वायर लेके चल सकते हो, कुछ भी क्वांटिटी लेके चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो e बाय 1 इज इक्वल टू कितना आता है? एच स्क्वायर। ये 1 इधर जाता तो यहाँ पे क्या बनता? एच स्क्वायर। यहाँ पे क्या बनता? एच एच स्क्वायर। यहाँ क्या बनता? 0। अब यहाँ से एक बात सुनना, इस जगह तुम मेंशन कर देना, ठीक है? ये एच स्क्वायर वहाँ पे। अब एक बात सुनना, यहाँ पर क्या पुट करेंगे कि एच स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है? तो अगर तुमको दिमाग लगाए तो तुम एक फार्मूला पढ़ी है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ h लाना, h स्क्वायर लाना है, तो h cos थीटा h sin थीटा करेंगे। तो पुट कर लेंगे del u अपॉन del x इज इक्वल टू h cos थीटा, और क्योंकि थीटा हमको कंफर्म रखनी होनी चाहिए, और del v अपॉन में del x इज इक्वल टू हम क्या h sin थीटा। h sin थीटा। हां समझ गए? अब देखो यहाँ भी हमको यूज करना है, तो हम दोनों जगह यूज करेंगे। चलते एक को अल्फा मान ले रहे हैं बीटा, और उस वाले में मान लेंगे बीटा। तो बीटा नहीं लिखे? नहीं मतलब इसके लिए अल्फा मान रहे, इसके लिए बीटा अच्छा मान हां समझ गई। रहे, ठीक है? यहाँ से देख लो, del u अपॉन del y इज इक्वल टू h cos बीटा, और यहाँ से del v अपॉन del y h sin बीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो अब यहाँ से पुट पार्ट करके आगे का सॉल्यूशंस करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इन सारे वैल्यू को ले जाकर के यहाँ रखो, रखते हैं फटाक से। रखो, क्या आएगा? इसका भी कुछ नाम दे दो। 3 तक चले थे ना वहाँ, 4 5 और 6, तो 6 में काम कर रहे हैं। इक्वेशन बोलो, डालो del u अपॉन del x की वैल्यू h cos अल्फा इनटू यहाँ पर del u अपॉन del y वहाँ नीचे h cos बीटा प्लस वही होगा h sin अल्फा इनटू h sin बीटा इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ से h बाहर निकाल के इधर भेज देंगे 0। सर 0, तो तो यहाँ से cos अल्फा इनटू cos बीटा प्लस sin sin अल्फा इनटू sin तो ये बीटा, होगा फार्मूला। ठीक है? हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। अब जरा सुनो, यहाँ से अगर इसकी फार्मूला लगाए तो cos अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं माइनस यस सर इज इक्वल टू 0। 0 a माइनस b का फार्मूला होता है हाँ। cos का। अब देखो cos अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पर देखो इसको कितना लिख सकते हैं? cos 90 डिग्री यानी पाई बाय 2। यस सर 90 पर वैल्यू 0 पर 90 डालने पर वो 0 दे देता है। हाँ अब यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर जनरल केस लिया है या नॉर्मल केस। ठीक है, जनरल केस लेके काम किया। देखो इधर तो इसकी 2 वैल्यू पर ये आ सकता है प्लस माइनस पाई बाय 2 पर। नेगेटिव भी डालो और पॉजिटिव डालो तब भी। तो तुम तो ये भी कर सकते हो 2n पाई, जैसे कोई जनरल केस लेना चाहता है वही होगा प्लस में पाई बाय 2, तो जनरल केस इसको लेके काम कर सकता है। उससे कोई दिक्कत होने वाली चीजें नहीं रहेंगी तुम्हारे पास। समझ गए या नहीं समझे? लेकिन फिर भी हम लोग रैंडम केस लेके चलेंगे। चलो प्लस माइनस पाई बाय 2। तो यहाँ से देखो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या आ गया? पाई बाय 2 उधर भेजो। अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस माइनस में पाई बाय 2 आ गया। समझ गए या नहीं समझे? अब तो हमको क्या लाना है? लास्ट मुद्दा क्या है कि del u अपॉन del x इज इक्वल टू del v अपॉन del y आना चाहिए। हाँ और दूसरा del u अपॉन del y इज इक्वल टू माइनस del v अपॉन del y आना चाहिए। सर वहाँ पे x होगा नीचे यहाँ ना, चलो इतना बात है। अब एक बात सुनो, हमको ये लाना है। ये लाने के लिए हम कहाँ चलेंगे? देखो ये इसमें इसमें जैसे ही हम अल्फा का वैल्यू डालेंगे तो वो कन्वर्ट होकर के एक दोनों के बराबर करके दे देगा। ये कंडीशन साफ, हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो इधर नहीं हम बड़ा मिटा रहे हैं। नहीं मिटाएंगे, हमको आइडिया है इतना। चलो किसको लेकर के चले हम पहले? किसको लेकर यहाँ पे चले? अल्फा का जो वैल्यू निकाले हैं हाँ हमें बीटा भी निकाल सकते हैं ना? हाँ, बीटा का भी तुम निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको लेके चलो। सिंस del u अपॉन में del x इज इक्वल टू कितना है?
एच कॉस अल्फा है। यस सर। इसको अगर हम लिख दें थोड़ा देर के लिए एच कॉस, क्या लिखेंगे यहाँ से बीटा माइनस में पाई बाई 2 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस प्लस दोनों में से कोई ले सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एच, अच्छा कोस में नेगेटिव लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको आगे पीछे भी करके लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं दिक्कत होगा। तो यहाँ से हो जाएगा एस कॉस बीटा। यस सर। समझ गए या नहीं समझे? हाँ। अरे बोलो तो। हाँ सर। तो 90 नहीं चेंज होगा ना, 90 पे चेंज होगा, लगाएंगे तो साइन 90 पे चेंज होगा तो ये साइन बीटा आ जाएगा। सर। ठीक है, और साइन बीटा हमारा ये रहा, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ से डेल v अपॉन में डेल y, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो हमारा यहाँ से मिल ही गया, देख लो क्या मिल गया कि डेल u अपॉन डेल x इज इक्वल टू डेल v अपॉन में क्या डेल y, एक तो मिल गया। एक और दिखाने की जरूरत है, नहीं कट रहा है, एक और दिखा देंगे, एक और फोटो खींच लो। इस बार माइनस में आना चाहिए, वही देख लेते हैं। ठीक है, हम इसको लेकर के चलेंगे, माइनस लेकर के दिखा देंगे। ठीक, तो अल्फा वाला लेके चलो इसी को। ठीक है, तो यहाँ इसका कर लेंगे, वैसे कोई दिक्कत नहीं, तुम चाहो तो बीटा भी लेकर के काम करोगे तो वही आएगा, उससे कुछ प्रॉब्लम है नहीं। यहाँ से लेके चलो इसको डेल v अपॉन डेल x इज इक्वल टू h sin अल्फा। यहाँ से देखो h sin अल्फा की वैल्यू क्या डालेंगे बीटा माइनस ही डाल दो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, यहाँ से देखो h sin के अंदर माइनस कॉमन लेंगे तो वो माइनस आ जाएगा बाहर, क्योंकि साइन तो माइनस को नहीं बचा पाता, वो सीधे बाहर निकाल देगा। यहाँ पे माइनस h साइन 90 माइनस थीटा, तो ये cos बीटा हो जाएगा माइनस, तो और इसके जगह पर देख लो क्या पुट करेंगे डेल u अपॉन डेल y। समझ गए क्या? तो हो गया, और क्या डेल v अपॉन डेल x, तो एक क्वांटिटी यहाँ मिला, एक क्वांटिटी वहाँ मिला। ठीक है, तो अब यहाँ से लिखेंगे we have del u upon del x is equal to del v upon del y and del v upon del x is equal to minus del u upon del y, which satisfy Cauchy-Riemann equation hence which follows that लिखना, which follows that fz satisfied Cauchy-Riemann equation, hence fz is an analytic function। समझ गए या नहीं समझे? फोटो खींचो, हो गया। बच्चा लोग भी आज नहीं आ रहा है, इसको 12th 11th स्कूल है कि नहीं पता है। इसका सफिशिएंट बचा हुआ है, करवा दें या रहने दें? ज़्यादा हो जाएगा? नहीं जाता होगा ना, खाली इसमें लैंग्वेज लिखवाना है। हाँ तो लिखवा दीजिए। ठीक है, सफिशिएंट में लैंग्वेज तो लिखवाता है, ये हो गया है ना? हाँ। लिखो सफिशिएंट कंडीशन, इसके लिए जगह छोड़ना पड़ेगा कितना, 2 पेज छोड़ो, तो सफिशिएंट कंडीशन लिखे। हाँ सफिशिएंट कंडीशन, खाली हेडलाइन दो ना, थ्योरम लिखो। लेट थ्योरम का स्टेटमेंट ही लिखा है, लेट एफ जेड, क्वेश्चन में भी ऐसे लिखा रह सकता है। ठीक है, आगे एग्जाम हॉल में तो डायरेक्ट थ्योरम का स्टेटमेंट लिख देगा। लेट एफ जेड बी एन एनालिटिक फंक्शन, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा? बी एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड इन रीजन डी
ऑफ द जेड प्लेन एंड लेट ये लिखना एफ डैश जेड यानी डेरिवेटिव ऑफ जेड इज नॉट इज इक्वल टू 0। उसको शॉर्ट में लिखो, उसका मतलब ये है इनसाइड डी फुल स्टॉप देना, लिखो देन द मैपिंग W is equals to fz is conformal at the point of D। पॉइंट ऑफ D, ठीक है। अब सफिशिएंट में क्या कह रहा था, मान लो ये डोमेन D है, इस डोमेन D पर मान लो कोई फंक्शन एनालिटिक है, कैसा है एनालिटिक, तो फिर वो कन्फर्मल मैपिंग को होल्ड करके चलेगा। समझ गए या नहीं समझे? हाँ। नेसेसरी में ये था तो फिर इधर आ रहे थे, ठीक है। दो फिगर छापो और उसके बाद खाली लिखना चालू करो, इसमें कुछ है नहीं, समझाते जाएंगे लिखवाते जाएंगे, सफिशिएंट में केवल छापना। दो फिगर बना लो फटाफट। ओरिजिन ये ऐसे बना देगा, ये C1 ये C2 और इसमें से ये गया इसके साथ इस पे टेंजेंट। देखो कैसे बन रहा है, थोड़ा समझो, ये तो बनाने भी नहीं सकेगी। ये दो कर्व है, हाँ सर। दो कर्व इस पॉइंट पर है Z0 पॉइंट पर। अब इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचे ऐसे, तो यहाँ पर एक नॉर्मल एक्सिस जाएगा ऐसे, इसके साथ जो एंगल बनाएगा वो इस कर्व का एंगल होगा। इस पर टेंजेंट खींचेंगे ऐसे इस कर्व पर, तो इससे जो इस लाइन पर एंगल बनाएगा उसको इसका एंगल कहेंगे, इस वाले कर्व का एंगल, समझ लेना। तो इसको हम मान के चल रहे हैं अल्फा और इसको मान करके चल रहे हैं अल्फा 2। कोई दिक्कत वाली बात बोलो यहाँ तक? सर वहाँ पे जैसे कि एक नॉर्मल खींचे ना, नॉर्मल है सर टेंजेंट, टेंजेंट, तो उसका नॉर्मल नहीं बनेगा। नॉर्मल बना कोई फायदा नहीं है। एंगल के लिए हमको ना एक रियल लाइन चाहिए जो इसके पैरेलल हो, इस लाइन के पैरेलल, और इस कर्व पर अगर हमको एंगल चाहिए तो उस पर टेंजेंट जो खींचते हैं उसके बीच का जो एंगल बनता है वो कर्व का एंगल मानते हैं। देखो समझो बात को, मान लो ये कर्व है, कोई कहता है इस कर्व का एंगल निकालो, तो तुम इस कर्व का एंगल तब तक नहीं बता पाएगी जब तक कि टेंजेंट ना हो। तो हम किसी पॉइंट पर मान लो एंगल चाहिए इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर टेंजेंट खींचते हैं ऐसे, फिर यहाँ से लेते हैं एक रियल लाइन ऐसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये जो एंगल होता है वो कर्व का एंगल होता है। समझ गए? यहाँ पर एक पॉइंट ले लेना Z1, ये पॉइंट हमारा एक ले लेना Z2, ठीक है। अभी रेंडम खाली फिगर बना लो, उसके बाद फिर तुमको हम इसको लिखवाना चालू करेंगे, ज़्यादा देर का काम है नहीं। आए हैं तो आज इस यूनिट को निपटा के ही जाते हैं, ठीक है। इसको मान लेना C1 डैश, ये रहेगा तुम्हारा C2 डैश। यहाँ पर एक पॉइंट होगा W1, यहाँ पर पॉइंट होगा W2, यहाँ पर भी ये पॉइंट हम लोग W0 मान करके चलेंगे, ये डॉट 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 डॉट, और इस पर जो टेंजेंट होगा वो एंगल बनाएगा हमारा अल्फा 1 प्लस में थीटा नॉट, ठीक है। ये क्या है आगे हम इस पर चर्चा करेंगे, अभी तुमको समझाएंगे अभी तो वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसका एंगल है मतलब थोड़ा बहुत एंगल बढ़ा उठा के ले रहे हैं, बाद में इक्वल दिखा देंगे, ठीक है। कन्फर्मल दिखाना है तो देखो अगर हम शुरू में इक्वल लेकर के चलेंगे तो फिर दिखाने का कोई काम तो नहीं रहेगा, तो हम थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं, बाद में उसको घटा पिटा के इसके बराबर कर देंगे, काम हमारा हो जाएगा। ये दो फोटो है, उसको जल्दी से छापो। समझ गए? अब देखो कन्फर्मल मैपिंग में हमको दो ही चीज करना है। क्या करना है? पहला काम कि हमको इसका एंगल सेम दिखाना है और सेम सेंस में दिखाना है, यानी डायरेक्शन सेम दिखाना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा एक बात और, ये हमें पहले से दिया हुआ है एनालिटिक है, पहले से क्या दिया हुआ है? एनालिटिक है तो तुमको बताएं ये डिफरेंशिएबल भी होगा और कंटिन्यूअस भी होगा। डिफरेंशिएबल होगा तो ये लिमिट को होल्ड भी करेगा, z टेंड टू z0 f z माइनस f z0
अपॉन में जेड माइनस जेड नॉट, Yes, sir. लिमिट को भी एग्जिस्ट करेगा। तो इन्हीं सब का खेल है और इसमें से कुछ ज्यादा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है और वही हम काम यहाँ पर करेंगे। ठीक, चलो लिखो फटाफट। इसी फिगर को देख देख करके लिखवा दे रहे, ठीक है, बोलते जाना। लेट जेड नॉट बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ डी, let z naught इंटीरियर पॉइंट of d in z plane and let c1 and c2 be two continuous curves passing through z naught। ठीक है, आगे लिखो फुल स्टॉप देके। लेट द कर्व्स हैव definite tangent लिखी, नेट टेंजेंट एट जेड नॉट लिखी। यस सर। मेकिंग एंगल्स कर देना अल्फा 1 and alpha 2 respectively, alpha 1 and alpha 2 respectively with the real axis। ठीक है, अब ध्यान से सुनो एक बात, आगे लिखना। देखो अभी तक तो कुछ लिखवाया नहीं है, बोले सिंपल है कि ये एक जेड प्लेन है, वहाँ पर एक पॉइंट है जेड नॉट, वहाँ पर दो कर्व आपस में इंटरसेक्ट किया, वहाँ पर C1 और C2 पर दो टेंजेंट खींचे जो रियल एक्सिस के साथ अल्फा 1 और अल्फा 2 एंगल बना रहा है, उसी को लैंग्वेज में लिखवा दिए। ठीक है, अब यहाँ पर Z1 Z2 दो पॉइंट मानेंगे किसमें, C1 और C2 में एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द जेड नॉट से, r डिस्टेंस जेड नॉट से यहाँ तक r डिस्टेंस और इसमें से भी r डिस्टेंस पर मान करके चलेंगे। ठीक है, इतनी बात। वहाँ पे आर लिख दीजिए ना सर, छोड़ो ना, लिखवा दो। लिखो let we take the points z1 and z2 on the curves c1 and c2 at the same distance r from the point z0, from the point z0। अब देखो इधर, इसको मिटा दे, ध्यान से सुनना। देखो अगर मान लेते हैं इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है हमको, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r। डिस्टेंस क्या निकालते हैं, इन दोनों पॉइंट को घटा के मैग्नीट्यूड। यस सर। अब इसी मैग्नीट्यूड को खोलोगे तो z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू r इंटू ई टू द पावर i इंटू थीटा हो जाएगा। यस सर। ठीक है, अब अगर तुम z1 पॉइंट के लिए निकाल रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर थीटा 1 आ जाएगा और यहाँ से के लिए करोगे तो यहाँ पर थीटा 2 यानी अल्फा 1 अल्फा 2 आ जाएगा। तो फॉर z1 माइनस जेड नॉट करोगे तो r इंटू ई टू द पावर i इंटू अल्फा 1 एंड z2 के लिए करोगे तो यहाँ पर z नॉट इक्वल टू r इंटू ई टू द पावर i अल्फा 2। चाहो तो इसको शिफ्ट भी कर सकते हो, z1 इज इक्वल टू जेड नॉट प्लस में r ई टू द पावर i इंटू अल्फा 1 एंड z2 इज इक्वल टू जेड नॉट प्लस
प्लस प्लस आर ई टू द पावर आई इंटू अल्फा 2 ये कर सकते हैं। समझ रहे हो तुम बात? यस सर। इसको भी तुम कवर कर ही लो, आगे लिखवाते हैं फिर। ठीक है, इसको फोटो खींच लो, कर लेना। इधर बहुत ज़्यादा नहीं बचल है, थोड़ा सा बचल है इसका पूछ दिन। ये लिखो। let W naught is a corresponding point of Z naught. Let W naught is a corresponding point of Z naught. Corresponding Point of Z naught. देखिए in W plane. ठीक है, अब लिखो एट द पॉइंट, क्या? एट द पॉइंट नीचे लाइन में करके लिख रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, लिखो ना, लिखो एट द पॉइंट, एट द पॉइंट जेड नॉट मूव फ्रॉम, नहीं रुको, एट द पॉइंट एज अ पॉइंट मूव, नहीं लिखो, कहाँ तक लिखी है? एज द पॉइंट नहीं रुको, एज द पॉइंट लिखो, एज द पॉइंट मूव्स लिखो, एज द पॉइंट मूव्स, मूव फ्रॉम जेड नॉट टू जेड1, जेड नॉट टू जेड1, then W naught moves from, then a point moves W naught to W1, W naught to W1 लिख ली, respectively in curve C1 and C1 dash. क्या बोले? कर्व C1 डैश है? C1 and C1 dash लिख ली, यस सर। नीचे लाइन में करके लिखो, and similarly from Z0 to Z2, from Z0 to Z2, इधर देखो फिगर देखते जाओ, Z0 to Z2 in C2 as W0 to W2 in C2 dash, हो गया? यस सर। कोई दिक्कत वाली बात? नहीं। अब यहाँ भी देखो, तब अब मान लेते हैं यहाँ का भी हम डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं, इसका भी डिस्टेंस, तो यहाँ क्या आ जाएगा W और यहाँ क्या आ जाएगा W0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो, इसको R माने थे, इसको हम कुछ और रेडियस मान लेते हैं, रो मान लिए, कोई दिक्कत इससे? तुम R1 मान लो, इसको R1 मानते तो इसको R2 मान के चल सकते, बट रो मान लिए, तो यहाँ पर ये आ जाएगा W माइनस W0 और यहाँ पर आ जाएगा रो इनटू दिस। ठीक है, अब यहाँ से अगर तुम करते हो तो यहाँ पर W1 के लिए करोगे और यहाँ पर आ जाएगा W0 और यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा एंगल अल्फा 1 प्लस रो, यहाँ पर आ जाएगा अल्फा 1 प्लस में थीटा नॉट, ठीक, या थीटा 1 थीटा 2 कर लो, चलो थीटा 1 कर ले, अच्छा लगेगा थीटा 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा W2 माइनस W0 रो, यहाँ पर आ जाएगा रो और यहाँ पर आ जाएगा अल्फा 2 प्लस थीटा 2। ठीक है, बाकी एक लाइन इसको हटाना भी चाहोगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कर लो। केवल लैंग्वेज है इसमें से फिर ज़्यादा कुछ है नहीं।
हो गया। हाँ। अब देखो इधर, अब एक बात देखो, तुम ये तो जान ही रही होगी कि हम लोग एफ डैश जेड कैसे निकालते हैं। डिफरेंशिएशन। हाँ। लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट। हाँ। ठीक है। अब इसको अगर W1 और W2 के लिए या Z1 Z2 के लिए निकालेंगे तो मेरा काम ऐसे बनेगा, देखो एफ डैश जेड नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू, अगर हम ऐसा करते हैं लिमिट Z1 टेंड्स टू जेड नॉट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ Z1 माइनस एफ जेड नॉट अपॉन में Z1 माइनस जेड नॉट। कोई दिक्कत नहीं। इसी को आगे क्या लिख सकते हैं, लिमिट Z1 टेंड्स टू जेड नॉट। इसको देखो, अगर मान लेते ये फंक्शन होता है एफ इज इक्वल टू एफ जेड, ठीक, अगर यहाँ पर W1 करेंगे तो यहाँ पर एफ Z1 आ जाएगा, ये हो जाएगा W1 माइनस में ये W नॉट बटा Z1 माइनस जेड नॉट। चेंज नहीं होगा नीचे वाला। हाँ, Z1 काहे चेंज होगा, ये फंक्शन में चेंज होता है, Z1 के चेंज। इन दिस केस आप यहाँ से देखें, लिमिट Z1 टेंड्स टू जेड नॉट, इसकी वैल्यू बताओ, अभी थोड़ा देर पहले लिखे हैं, रो e to the power i थीटा अल्फा 1 प्लस में अल्फा प्लस, अच्छा अल्फा 1 प्लस अल्फा थीटा। हाँ, ये लिखे हैं ना। Yes, sir. और इसकी वैल्यू बताओ, r e टू द पावर i इनटू अल्फा 1, हाँ, यही लिखे हैं। यस सर। इसको और एलिब्रेट करना चाहते हो तो कर सकते हैं, बट यहाँ तक अभी फिलहाल नोट डाउन कर लो, यहाँ कुछ और चेंज होगा तो देख लेते हैं। देखो इधर, देखो ये भी एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है, देखो इधर एक लाइन लिखी देते हैं, लिमिट Z1 टेंड्स टू Z0, देखो इधर ये दोनों रेडियस है। हाँ, इसको हम एक नया क्वांटिटी मान लेते हैं, मान लो ऊपर भी नंबर कुछ आता, नंबर डिवाइड होकर कोई नंबर या, इसको देखो e टू द पावर i इनटू अल्फा 1 इनटू e टू द पावर i इनटू थीटा 1 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जब ये जो है अलग अलग टूट जाता है जब पावर में होता है, जैसे ये देखो e टू द पावर x प्लस y है ना, ये ऐसे टूटता है e टू द पावर x इनटू द पावर, ठीक। अब नीचे देख लो, ये है हमारे पास e टू द पावर i इनटू अल्फा 1, इसको तो पूरा इसको मान ही लिया, यस सर। ये और ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब यहाँ से देखो लिमिट z टेंड्स टू z0 r0 इनटू e टू द पावर i इनटू थीटा 1, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम इसी का तरीके से निकालोगे इसको, लिमिट z2 टेंड्स टू z0, और यहाँ पर तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारे पास r0 e टू द पावर i इनटू थीटा 2, कोई दिक्कत वाली बात, इसको भी नोट डाउन कर सर हाँ, Z1 होगा ना, छूट गया है फर्स्ट वाला है वहाँ, f डैश z0 कहाँ क्या बोले मैं, ऊपर वाला ना, Z टेंड्स टू Z0 लिखा है ना, हाँ, तो वहाँ Z1 हो जाएगा। कहाँ z1, कहाँ, यहाँ और आगे आइए, और मतलब आंसर में जलाए ना, हाँ वहीं पे जहाँ रखे था Z1 टेंड्स टू Z0। ट्यूशन में है, पता है ट्यूशन में।
बोल रहा तो ठीक है। अब देखो एक बात, देखो एफ डैश जेड नॉट बराबर भी ये है, देखो एफ डैश जेड नॉट बराबर भी ये आया और इसके बराबर भी ये आया, मतलब Z1 Z2 लेकर के भी दोनों इक्वल आया। देयर वी हैव, ऐसा कर सकते हैं, वी हैव, देखो ये कि लिमिट Z1 टेंड्स टू Z0 R0 e to the power I into theta 1 is equals to limit Z2 tends to Z0 R0 e to the power I into theta 2। समझ गए? अब एक बात सुनो, ये सेम R0 सब सेम, E भी सेम, तो बचेगा थीटा 1 बराबर क्या? थीटा 2। दिस इंप्लाइज थीटा 1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे? थीटा 2 लिखोगे। अब यहाँ से लिखोगे ना, यहाँ से देख लो अल्फा 2, ठीक है, माइनस में अल्फा 1 निकालो, पहला वाला उसमें किसका? उधर वाला जेड प्लेन का, देखो फिगर, देखो फिगर, ये फिगर था ना, यहाँ देखो इधर ये फिगर था, यहाँ पर जो एंगल बनाया था वो अल्फा 1 था, यहाँ एंगल बनाया था वो क्या था? अल्फा 2। इसको दोनों को घटा करके जो एंगल आएगा उधर भी उतना ही आना चाहिए। समझ गए? उधर भी उतना आना चाहिए। अब एक बात सुनो, उधर का एंगल बताओ कितना था? अल्फा 1 प्लस थीटा 1। अल्फा 1 नहीं, अल्फा 2 प्लस में थीटा 2 माइनस में अल्फा 1 प्लस में क्या? प्लस थीटा 1, ऐसा ही था। अब दोनों ये इक्वल हो गया तो दोनों एक क्वांटिटी भर सकते हैं। लो इसको ऐसे अलग कर सकते हैं भैया, समझ गए? अब ये दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल है तो क्या ये दोनों इक्वल आया? अरे दोनों इक्वल है, थीटा 1 बराबर थीटा 2, तो क्या घटेगा? घट के 0 होगा? नहीं समझे? मान लो ये दोनों चीजें इक्वल हो गया, इक्वल हो गया तो हम थीटा मान लिए, या मान लो थीटा नॉट मान लिए। लो एक बार लिख ही देते हैं, तो थीटा नॉट माइनस थीटा नॉट, ये हो जाएगा अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, क्या दोनों बराबर आया? इसका मतलब है हियर एंगल, और देखो सेम सेंस है, थीटा 2 माइनस थीटा 1, यहाँ भी थीटा 2 माइनस थीटा 1, हेंस या फिर यहाँ लिखे, हाँ इधर लिख देते हैं, एंगल बिटवीन C1 and C2 in Z plane and C1 dash and या फिर which follows that transformation, which follows that the transformation is a conformal mapping
because angle between the curves in both planes are same। कोई दिक्कत? यही प्रूव करना था, हो गया। इसी के साथ ये यूनिट खत्म होता है। एक लास्ट बचा छोटा टॉपिक को खत्म कर देंगे, इसको फोटो खींच लेंगे, फिर ये यूनिट खत्म हो जाएगा। तो पहला, दूसरा और चौथा यूनिट खत्म। लास्ट एक यूनिट कॉम्प्लेक्स में बचल है, बीच में कभी आ करके खत्म कर देंगे कॉम्प्लेक्स को, ठीक। और नहीं होगा तो मैकेनिक्स को कॉपी सर को भी दे सकते पढ़ाने के लिए, इनको चाहे कहीं निकलना है इसी वजह से कुछ दिनों के लिए। फिर मैकेनिक्स हम पढ़ा रहे हैं, आधा यूनिट होते हैं। देखो इन्वर्जन मैपिंग, ठीक है। देखो अगर मान लेते हैं कोई मैपिंग एफ जेड इज इक्वल टू 1/z हो जाए ऐसे, ठीक है। बट ध्यान रहे कि यहाँ पर जेड 0 नहीं होने, क्योंकि 0 हो जाएगा तो इन्फिनिटी बना देगा। तो इस तरीके की मैपिंग को हम क्या कहते हैं? इन्वर्जन मैपिंग, ठीक। जैसे देखो मान लो तुमको कह देगा कि ट्रांसफॉर्म द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू जेड प्लस आई और जेड माइनस आई इंटू इन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ऐसा कुछ लिख दिया, या तो डायरेक्ट यही लिख देगा फंक्शन, करना कुछ नहीं है, इसको ऐसे लिख देना सॉल्यूशन से। W लिखना है जेड प्लस में आयोटा, जेड माइनस में आयोटा, यहाँ से जेड निकाल लेना है W के टर्म्स में। कर लोगे? ऐसे कर लो, W जेड माइनस W आयोटा इज इक्वल टू जेड प्लस आयोटा। यहाँ से जेड निकालोगे तो W माइनस 1 इज इक्वल टू आयोटा प्लस में W आयोटा। यहाँ से जेड निकालोगे तो W आयोटा प्लस में आयोटा, एंड यहाँ से करोगे तो W माइनस आयोटा, ऊपर से आयोटा कॉमन, तो W प्लस में 1 अपॉन में W माइनस 1 ले जाकर के यहाँ रख देना है जेड के जगह पर, हो गया। तो देन ट्रांसफॉर्मेशन, इन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, यहाँ पर सीधा सीधा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन आयोटा W प्लस में 1, और ये वाला ऊपर चला जाएगा तो W माइनस 1। समझ गए या नहीं समझे? यही आंसर करना। इसी के साथ ये टॉपिक हो जाता है खत्म, यूनिट 4 के टॉपिक खत्म। क्वेश्चन खाली बनाना पड़ेगा। धन्यवाद तुम्हारा, तुम्हारे चक्कर में खत्म कर दिए।